हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार जांगिड़ अपना तीसरा यूट्यूब वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण और रेखिक आवर्धन। आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले दर्पणों की उपयोगिता। जैसे अपन बात करें समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपने देखा होगा समतल दर्पण के लिए कि समतल दर्पण का उपयोग मुंह देखने के शीशे के रूप में होता है, और जो वैज्ञानिक उपकरण है उनमें किरण पथों को मोड़ने के काम में आता है। जैसे किरण है, कोई सीधी जा रही है, उसको कितने भी कोण पर मोड़ना है, घुमाना है, तो दर्पण का उपयोग करते हैं। परावर्तन की सहायता से उसे अपन मोड़ देते हैं। इसी प्रकार अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ होता है। एक तो अपन बाल दाढ़ी बनाने का जो शीशा होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है ना। और दूसरा क्या होता है कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो अपने कान और जो नाक वगैरह होती हैं या आँख हैं, इन पर रोशनी डालने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो रोशनी को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, जो किरण पुंज बना देता है, और वो किरण पुंज अंदर के भाग का परीक्षण कर सकता है ना। इसी प्रकार अगर बात करें तो सर्च लाइट के रूप में भी अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अपनी टॉर्च लाइट वगैरह होती हैं उन सभी में, है ना, और बड़े दूरदर्शी वगैरह में भी काम में लेते हैं। उत्तल दर्पण की यदि बात करें तो छोटा उत्तल दर्पण जो है वो छोटा उत्तल दर्पण की अगर बात करें अपन तो सड़कों पर जो प्रकाश लैंप लगे होते हैं उनमें प्रकाश को फैलाने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और वाहनों में चालक के बगल में जो शीशे लगे होते हैं वो भी कैसे होते हैं बताओ, उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा दर्पण, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण की उपयोगिता। आगे अपन बात करते हैं तो हम जो पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी, उसमें प्रकाशिक घटनाएं हैं। तो दूसरी घटना जो अपने पास आती है उस घटना का नाम है अपवर्तन। घटना नंबर 2 जो आती है वो है अपवर्तन। अब अपवर्तन आप समझते हो, अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को अपन क्या कहते हैं बताओ, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे अपन बात करें, आप देखिए यहाँ गौर से, जैसे देखो ये मैंने दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह ली, एक बाउंड्री एक सीमा रेखा ली मैंने। ठीक है, ये बाउंड्री या सीमा रेखा दो माध्यमों को अलग करने वाली एक सतह है। ठीक है, अब मान लें कि इसके ऊपर जो है ना, ऊपर ये कौन सा माध्यम है बताओ, विरल माध्यम। विरल मतलब जिसमें कण दूर दूर होते हैं। और एक सघन माध्यम है। जैसे अपन बात करें सघन मतलब जिसमें कण पास पास होते हैं। जैसे वायु और जल की बात करें तो वायु विरल माध्यम है और जल क्या है, सघन माध्यम है। जल और कांच की बात करें तो जल विरल माध्यम है और कांच जो है वो सघन माध्यम है। ठीक है, तो अपन ने एक बाउंड्री ली, एक सीमा ली, जिसके एक तरफ विरल माध्यम है एक तरफ सघन माध्यम है। ठीक है, अपन इसकी बात कर रहे हैं। और एक सीमा अपन ने इस तरीके से ली जिसके ऊपर की तरफ सघन माध्यम है और नीचे की तरफ विरल माध्यम है। हम परिभाषित कर रहे हैं अपवर्तन को, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है, देखो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा बताओ, कि ये अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगी। वास्तविक पथ से विचलित कैसे होती है ये आपको ध्यान रखना है। तो वास्तविक पथ से कैसे विचलित होगी, आप देखना कि अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जब विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर थोड़ी मुड़ जाएगी। ये क्या है बताओ, अभिलंब। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण, ये आपके पास अपवर्तित किरण, और ये अपना अभिलंब होगा जो अपवर्तक सतह के लंबवत होगा। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है,
ये वाला जो कोण बनेगा आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाएगा, और अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है। अगर अपन बात करें इधर, अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कोई भी प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस बिंदु पर आप अभिलंब खींचेंगे। ठीक है। तो अगर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन क्या होता है ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो मतलब आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण बनाए तो आपतन कोण, और अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण का कोण बनाए तो ये हो जाएगा आपके पास अपवर्तन कोण। बोलो हो जाएगा या नहीं? सही है। तो आप ये समझ पाए कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगी। अगर वो विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है बताओ? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फिर आपके पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम तो अपवर्तन के नियम में क्या होता है? पहला नियम वही होगा आपके पास, आप देख पा रहे हैं, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम अपना वही रहेगा। और दूसरा नियम आपका क्या होगा बताओ? कि आपतन कोण की ज्या मतलब समझते हो? साइन आई, इसे अपन पढ़ेंगे आपतन कोण की ज्या। साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या हो जाएगी ये साइन आर। इन दोनों का अनुपात सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत। और इस नियत अनुपात को अपन या तो म्यू से व्यक्त करते हैं या फिर एन से व्यक्त करते हैं या ईटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है। आप एन से भी व्यक्त कर सकते हो, ज़्यादातर म्यू से व्यक्त करते हैं। तो दूसरा नियम ये कहता है कि अपवर्तन के दौरान, दूसरा नियम कहता है आपका कि अपवर्तन के दौरान आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात सदैव नियत रहता है, और इस नियत अनुपात को ही अपन कहते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे अपन म्यू से व्यक्त करते हैं। म्यू, इस म्यू को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं μ21, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 μ2। ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलेंगे बताओ? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। तो ये जो नियम है, जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसे अपन कहते हैं स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने हमें ये बताया था। तो अपवर्तन के दो नियम है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। बोलो कोई इशू इसमें नहीं? अब जो ये दो नियम पढ़े, इन्हीं में यदि अपन आगे बात करें तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे पहला नोट क्या ध्यान रखना है? नोट ये है कि देखो μ21 को पढ़ेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं μ2/μ1। आप समझ पा रहे हैं? μ2 मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक और μ1 मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक लिख सकते हैं। और μ12 की बात करें, μ12, तो μ12 क्या होगा बताओ? माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं μ1/μ2। ये हो गया माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर इन दोनों को अगर आप गौर से देखो तो क्या एक दूसरे के उल्टे हैं या नहीं? अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए μ21 मल्टीप्लाई μ12 तो आपको क्या मिलेगा बताओ? 1। मतलब μ21 बराबर मिल जाएगा 1/μ12। मतलब μ21 जो होगा वो μ12 का उल्टा होगा या नहीं? बोलो कोई क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? तो μ21 मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1/ माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें ना? अब देखो आप यहाँ भी देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं, तो ये एक दूसरे के उल्टे के बराबर होंगे। तो ये पहला नोट आपको ध्यान रखना है, ये वाला। दूसरा नोट अगर अपन बात करें
अगर तीन माध्यमों की लगातार बात करें, जैसे ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है और ये माध्यम 3 है, अगर कोई प्रकाश की किरण लगातार ऐसे अब कई अपवर्तनों के बाद आ रही है तो क्या होगा ये आपको समझना है ना। तो ये माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 3 और लास्ट में मान लो वापस ये प्रकाश की किरण निकल के माध्यम 1 में ही आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है तो इसको आप ध्यान से समझें आप। ठीक है, जैसे अपन बात करें कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको क्या लिखेंगे, μ21 बराबर μ2 अपॉन μ1, मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। मैं बोलूँ अब ये प्रकाश की किरण दूसरे से तीसरे में प्रवेश करती है तो μ32 बराबर μ3 बटे μ2, मतलब तीसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। और यदि कोई प्रकाश की किरण तीसरे से फिर पुनः पहले में प्रवेश करती है, अब आप सोचोगे पहले में कैसे प्रवेश करेगी, तो मान लो कि ये पैक है, मतलब ऐसे इस तरह से बना हुआ है, इसमें अंदर ये पैक है, बाहर पूरा माध्यम 1 है, यहाँ पे दूसरा माध्यम है, तीसरा, जैसे मान लो बाहर हवा है, यहाँ जल है, यहाँ कांच है। ठीक है, तो जब ये वापस से पहले माध्यम में आएगी तो तीसरे से पहले में प्रवेश करती है तो इसको क्या लिखेंगे, μ13। तो μ13 इज इक्वल टू, मतलब μ13 मतलब माध्यम 1 का माध्यम 3 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो μ1 अपॉन μ3। अगर आप इनको गौर से देखें, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तीनों को अगर गुणा कर दें तो μ21 गुणा μ32 गुणा μ13, अगर तीनों को आप गुणा करेंगे तो आंसर मिलेगा 1। इनको आप गुणा करके देखें, सब कट जाएंगे, μ1 से μ1 कट जाएगा, μ3 से μ3 कट जाएगा, μ2 से μ2। तो अगर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, μ32 इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर लिया और रेसिप्रोकल 1 अपॉन μ21 मल्टीप्लाई बाई μ13। ठीक है, तो μ32 तो यही हो गया। अब देखो आप इसके लिए फॉर्मूला लगा 1 अपॉन μ13, तो यहाँ देखो इस जगह μ21 को लिखेंगे 1 अपॉन μ12, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं तो 2 1 का 1 2 हो जाता है, 2 1 का 1 2 हो जाता है। अब यहाँ देखो 1 अपॉन μ13, अगर इसका रेसिप्रोकल करें, उल्टा करें तो 1 3 का क्या हो जाएगा, 3 1, तो उल्टा कर दें तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 1। ये नियम पहले पढ़ चुके हैं तो उस नियम का उपयोग अपन ने किया, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो 3 लगातार माध्यम आपके पास उपस्थित है, तीसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि पहले माध्यम 3 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे, फिर माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई प्रकाश की किरण है, कोई भी प्रकाश की किरण है ना, वो ऐसे मान लो कि ये हवा एयर, ये पानी वाटर और ये कांच ग्लास जी, तो कोई प्रकाश की किरण है वो ऐसे प्रवेश करती है यूँ, इस तरीके से। वो अपवर्तन होगा हर जगह पे, लेकिन कोई भी प्रकाश किरण ऐसे प्रवेश करती है तो मान लेते हैं पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तीसरा माध्यम है। अब आपको तीनों के अपवर्तनांक अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो ये तीसरा है तो आप कैसे सेट करेंगे कि आपसे पूछ लिया जाए कि कांच का जल के सापेक्ष, तो तीसरे नंबर पे क्या है बताओ, कांच, और दूसरे नंबर पे क्या है बताओ, जल। तो ऐसे सेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पे क्या है, कांच, पहले नंबर पे क्या है, हवा, दूसरे नंबर पे क्या है, पानी, और पहले नंबर पे क्या है, हवा। तो ये समझ में आया। तो कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो कांच का हवा के सापेक्ष, इसमें भाग लगाएं, पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस तरीके से कोई भी 3 माध्यमों के लिए ये प्रोसेस अपन फॉलो कर सकते हैं। तो अपने सिलेबस में 3 माध्यमों का ये जो आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगला टॉपिक यदि अपन बात करते हैं तो अगला टॉपिक ये जो शब्द आया अपवर्तनांक, इसी से रिलेटेड है। ये अपवर्तनांक होता क्या है तो आप देखें, बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक क्या होता है ये समझें आप। तो आपको पता है अपवर्तनांक को अपवर्तनांक का मीनिंग क्या है पहले तो ये समझना है। अपवर्तनांक एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है जो 2 माध्यमों की तुलना करती है। तुलना करने का मतलब अर्थात यह अपवर्तनांक जो शब्द है वो यह बताता है, अपवर्तनांक जो राशि है वो यह बताता है कि कौन सा माध्यम किसकी तुलना में कितना विरल है और किसकी तुलना में कितना सघन है।
ठीक है। अगर बात करें अपन वैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन की तो क्या बोलते हैं कि अपवर्तनांक की परिभाषा क्या देते हैं, μ/1। इसको क्या पढ़ते हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसको कैसे लिखते हैं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आपको पता है कि अगर अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, बताओ, अलग अलग होती है। जैसे हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि विरल माध्यम है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, बताओ, कम होगी क्योंकि सघन माध्यम है। कैसे, जैसे आप पैदल चलते हैं, आपकी चाल नॉर्मल है, भागते हैं आप तेज़ होती है, और अगर आंधी चल रही हो सामने से तो आपकी चाल क्या हो जाती है, कम। सघन माध्यम, आगे से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। आप जैसे हवा में चलते हो, ज़्यादा तेज़ चल पाते हो, और अगर पानी भरा हो उसमें भाग रहे हो तो आपको चलने में दिक्कत आती है ना। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो अधिक होती है विरल माध्यम में, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बताओ, कम हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो अपवर्तनांक की गणितीय परिभाषा क्या है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसे कैसे परिभाषित करते हैं कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है, ये अनुपात ही क्या कहलाता है, बताओ, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें। अब इसी में अगर बात करें, अपवर्तनांक आपका हो गया। अब इसी में अगर बात करें निरपेक्ष या सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना, आपेक्षिक भी बोलते हैं इसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसमें क्या है, यदि प्रथम माध्यम जो माध्यम 1 है उस माध्यम 1 को क्या कर दिया जाए, बताओ, हवा। माध्यम 1 को क्या कर दिया जाए, बताओ, हवा, या फिर वैक्यूम, निर्वात, हवा या निर्वात मान लिया जाए, ठीक है। माध्यम 1 को हवा या निर्वात मान लिया जाए, है ना। निर्वात जो है, निर्वात मान लें या फिर हवा मान लें। तो पहला माध्यम जो है वो हवा या निर्वात मान लेते हैं। तो देखिए आप, हालांकि 100% निर्वात मान के चलें क्योंकि एग्जैक्टली तो निर्वात के लिए सही है, लेकिन हवा का अपवर्तनांक भी लगभग निर्वात के अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों ही अपन ले सकते हैं। तो पहला माध्यम यदि हवा मान लें तो V1 को क्या लिखेंगे, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल। और आपने पढ़ा है 10th क्लास में, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको अपन स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ μ/1, इस μ/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू, दूसरा माध्यम जो है उसे आप भूल जाओ, या ऐसे ओनली 2 लिख सकते हो आप, और 1 की जगह क्या लिख दिया अपन ने, निर्वात। क्या लिख दिया, बताओ, निर्वात या हवा, मतलब दूसरे माध्यम का निर्वात या हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ऊपर क्या लिखेंगे, बताओ, V1 की जगह C/V2, या जनरली इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू। और ये दो किसको रिप्रेजेंट करता है कि पहला माध्यम तो हवा है और प्रकाश की किरण हवा या निर्वात से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो पहला तो हवा या निर्वात है ही है, तो दूसरा माध्यम कौन सा उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसको ओनली ऐसे भी कह सकते हैं म्यू माध्यम, कि माध्यम का अपवर्तनांक है ना, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष मतलब निर्वात या हवा के सापेक्ष। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C/V2, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। C का मान यहाँ पे होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग कितना माना गया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आगे और फॉर्मूले की बात करें, फिर से यही फार्मूला उठाएं अपन μ/1। तो μ/1 आपने पढ़ा V1/V2, आपने पढ़ा होगा न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू = C/λ, ये पढ़ा आपने, न्यू = C/λ, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि परावर्तन की यदि बात करते हैं, 2 चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की बात करें
तो आपतित किरण जो होगी उसकी चाल जितनी होगी, परावर्तित किरण की चाल भी उतनी ही होगी, मतलब चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, आपतित किरण की आवृत्ति जो होगी, आवृत्ति वो परावर्तित किरण की आवृत्ति के बराबर होगी या नहीं। तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य भी समान रहेगी। कुल मिला के जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तित किरण जो है उसकी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और चाल अपवर्तित किरण की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और चाल के बराबर होती है, जबकि अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदलती है। चाल बदलने से, जब उसकी चाल बदलेगी तो चाल बदलने से क्या होता है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। चाल बदलने से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है, परंतु आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में हमने पढ़ा है, आवृत्ति जो है वो सोर्स डिपेंडेंट होती है, स्रोत पर निर्भर करती है। तो जो प्रकाश जिस स्रोत से आ रहा है उस स्रोत में कोई परिवर्तन नहीं है, तो आवृत्ति तो नियत रहेगी, केवल चाल और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करें, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, जो कि केमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये आवृत्ति तो क्या हो जाएगी, नियत। और अगर ये नियत है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, लैम सी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, और न्यू तो नियत है तो सी समानुपाती लैम्बडा, और सी को क्या बोलेंगे, सी को प्रकाश की चाल, तो सी को वी से भी लिख सकते हैं, तो वी समानुपाती लैम्बडा, मतलब प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, परावर्तन के दौरान प्रकाश की चाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है और चाल और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ फार्मूला बनाएं तो μ21 का एक और फार्मूला बन जाता है, v1 की जगह λ1 लिख देंगे और v2 की जगह λ2। क्यों? क्योंकि v किस पे डिपेंड करता है, लैम्बडा पे, तो v1 की जगह λ1 और v2 की जगह λ2। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो न्यू λ1 अपॉन न्यू λ2, न्यू से न्यू कैंसिल, क्योंकि आवृत्ति तो परिवर्तित होती नहीं है, तो λ1 बटे λ2। तो इस तरीके से भी अपन अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं। कुल मिला के अपवर्तनांक की कितने फॉर्मूले हो गए आपके पास, μ21 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला आया आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर, दूसरा आपके पास आया v1 अपॉन v2, तीसरा आपके पास आया λ1 अपॉन λ2, चौथा इस तरीके से भी लिख सकते हो μ2 अपॉन μ1, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के विशेष ध्यान रखने, और 2 नोट मैंने आपको लगाए वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएंगे। अब जनरल जो कुछ माध्यम है जो बार बार आपके काम में आएंगे, उनके अपवर्तनांक आपको याद रखने पड़ेंगे। माध्यम की बात करें, जैसे मैं आपको बोलूं कि निर्वात का जो अपवर्तनांक होगा म्यू, उसका मान 1 होगा। हवा का जो अपवर्तनांक होगा, हवा का, वो भी 1.0008, मतलब लगभग एक ही होता है, ये मान के चलें हवा का भी लगभग एक ही होता है। अगर अपन बात करते हैं जल की, तो जल के लिए म्यू का मान जो होता है वो 1.33, या भिन्न रूप में लिखें तो 4/3 होता है। जल का अपवर्तनांक आपको याद रखना 1.33 या 4/3, ये जल के लिए होगा, है ना, ये हवा की। और अगर अपन बात करें कांच की, तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा, कांच का अपवर्तनांक वो कितना होगा, 3/2, मतलब कितना होगा बताओ, 1.5, फ्रैक्शन में 3/2 या फिर 1.5। ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल करने में बार बार काम में आएंगे, तो सीधे याद हो आपको। ठीक है, क्लियर हुआ आपको अपवर्तनांक? कोई डाउट इस अपवर्तनांक में आपको? नहीं। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, अपवर्तन से संबंधित क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इन घटनाओं की यदि अपन बात करें तो देखिए आप, पहली घटना की यदि मैं बात करता हूँ आपको, तो पहली घटना का मैं नाम लिखता हूँ आयताकार पट्टिका। कांच की आयताकार पट्टिका
से अपवर्तन, कांच की आयताकार पट्टिका से अपवर्तन, ये इसकी अगर अपन बात करें, है ना, ठीक है। तो पहली जो घटना है वो कांच की आयताकार पट्टिका से अपवर्तन की अपन बात करते हैं। तो कैसे होता है आयताकार पट्टिका से अपवर्तन? आप देखो, मैंने एक कांच की आयताकार पट्टिका ले ली इस तरीके से, ये कांच की बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए आप अगर गौर से बात करें इसकी, तो यहाँ पे इस जगह पे मान लो कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित होती है, ये प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो इस किरण का मैंने नाम दे दिया जैसे PQ, और ये कौन सी किरण है बताओ? आपतित किरण, ठीक है। अब बाहर का जो माध्यम है वो माध्यम क्या होगा बताओ? हवा, या माध्यम एक होगा, या जिसे अपन निर्वात या हवा कह सकते हैं, निर्वात या हवा। और ये कांच की पट्टिका लिए तो ये माध्यम 2 हो जाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे? कांच, क्योंकि कांच का बना हुआ है। अब आपको पता है, जैसा कि अपन अपवर्तन पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश की किरण ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपका आपतन कोण हो गया I, और ये आपका अपवर्तन कोण हो गया R, ठीक है। अब दूसरे माध्यम में ये जो किरण है इसको अपन बोल सकते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, जिसका नाम है QR, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पे फिर से अभिलंब खींचे, क्योंकि ये प्रकाश की किरण फिर अब की बार क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो ये पुनः क्या होगा बताओ? अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब आप गौर से देखो, ये एकांतर कोण बना हुआ है, जेड की आकृति एकांतर कोण है, तो इसका नाम R है, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? R। और माध्यम की बात करें तो यहाँ हवा से कांच, हवा से कांच, और यहाँ भी पढ़े तो कांच से हवा, हवा से कांच में आए तो यहाँ I, यहाँ R, और अब कांच से हवा में जा रहे हैं तो यहाँ R है, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ? I बनेगा, बनेगा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब विरल से सघन में आए तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाएंगे तो दूर हट जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला माध्यम जो है नीचे भी वही माध्यम है, तो आपतन कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इस कोण को अपन बोलते हैं निर्गत कोण, ठीक है, निर्गत कोण। ये आपतन कोण है आपका, ये वाला, ये अपवर्तन कोण है। इस सतह के लिए ये आपतन कोण है और ये क्या हो गया? निर्गत कोण। तो आपको ध्यान रखना है कांच की पट्टिका से अपवर्तन के दौरान आपतन कोण और निर्गत कोण क्या रहेंगे बताओ? बराबर रहेंगे। और ये जो प्रकाश की किरण है इसे अपन बोलते हैं निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। यह आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण। इस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब बात करें, आप मान के चलें कि ये कांच की पट्टिका यहाँ पर नहीं होती, इसको आप भूल जाएं। ये कांच की पट्टिका अगर यहाँ पर नहीं होती तो क्या होता बताओ? कि ये प्रकाश की किरण कैसे निकल जाती बताओ? सीधी निकल जाती है ऐसे। लेकिन कांच की पट्टिका यहाँ रखी होने की वजह से प्रकाश की किरण किधर से गई? इधर से। तो अगर आप देखना चाहें तो कांच की पट्टिका नहीं होती तो प्रकाश की किरण ऐसे जाती यूँ इस जगह से, और प्रकाश की किरण होने की वजह से कांच की पट्टिका होने की वजह से प्रकाश की किरण ऐसे गई। आप देखना चाह रहे हैं प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो गई। कितनी विचलित हो गई? इतनी, मतलब अपने पथ से विस्थापित हो गई। तो इस विस्थापन को बोलते हैं अपन पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। मतलब आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा, इन दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी होगी, ये है ना, इस लंबवत दूरी को ही अपन क्या बोलेंगे बताओ? पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास कांच की आयताकार पट्टिका से अपवर्तन, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बोलो कोई इश्यू है? नहीं। अगर अपन बात करें तो अपवर्तन से संबंधित घटनाएं और भी हैं, 4-5 घटनाएं और हैं जो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, वही मेरा रोज़ का कहना है। रिटर्न
प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करें। अभ्यास से आदमी महान बनता है। एक ही काम को जब बार बार करता है तो परफेक्शन आता जाता है ना। हर काम को बार बार करें। आप देखते हो लेडीज़ एक ही काम को बार बार करती है तो घर के काम में वो परफेक्ट हो जाती है। टीचर एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाता है तो वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप देख लें, हर काम को जब आप बार बार करने लगेंगे तो आप में परफेक्शन आएगा। तो कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं करें कि मुझे एक बार में कम समझ में आया या एक बार लिख के देख लिया फिर भी नहीं आया। कोई बात नहीं, उसे इतनी बार लिखें जब तक कि वो आपके समझ में नहीं आ जाए। मेरी तरफ से यही आपको संदेश है। और कंटिन्यू मेरी क्लास देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, बाय दोस्तों।